गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जब भी आपकी जीएस 3 की बुकलेट रिकॉर्ड कर रहा था, उस समय बजट और सर्वे एनालाइज करना पड़ रहा था। अगर आपने देखा होगा तो देखा होगा हर क्वेश्चन को बताने के पहले बजट में सर्वे में क्या कमेंट्री, स्पेशली सर्वे में, और एग्जाम के दृष्टिकोण से कैसे यूज कर सकते हो। तो इसको जब एनालाइज कर रहा था आपकी बुकलेट को, मतलब ये जो क्वेश्चन थे, तो मुझे कुछ आश्चर्यजनक एक ध्यान आया। आश्चर्यजनक नहीं कहेंगे, लेकिन ध्यान आया कि भाई ये जो कुछ भी एनालिसिस में कर रहा हूँ, उसमें से जो कीवर्ड है या जो इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है इकोनॉमिक सर्वे की, स्पेशली और बजट की, उसको एक जगह क्यों ना दे दिया जाए। तो फिर जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो गया तो टीम को बोला कि जो भी कीवर्ड मैंने बोला है और जो भी कुछ बुकलेट में है उसको एक जगह पे कर देते हैं। तो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि एक जगह पे आपको मिल जाएगा, तो वहीं करने जा रहा हूँ। ठीक है भाई। तो उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य ये है कि ये जो पूरा बुकलेट है, बुकलेट नहीं, ये जो पूरा पीडीएफ है, अभी मैं पढ़ा भी दूंगा काफी हद तक, इसको आप एग्जाम के आधे घंटे पहले भी कर देख लेंगे। मान लो आज देख लिया 15 मिनट, फिर दोबारा रिवाइज कर लिया 2 दिन बाद 15 मिनट, 15-20 मिनट से ज्यादा नहीं देना है। टॉपिक वाइज एक तो है, टॉपिक वाइज होने के साथ साथ वही कीवर्ड रखा गया है जो इंपॉर्टेंट है, बहुत इनोवेटिव है। डेटा और फैक्ट भी वही है जो बजट और सर्वे में, ज्यादा इधर उधर का यूज नहीं किया है। तो 2-3 बार देख लोगे 15-15 मिनट, और एग्जाम के पहले भी अगर 15 मिनट देख लोगे, तो मेरा जो अनुभव रहा है कि जो एग्जाम के जस्ट पहले आप देखते हैं, तो एक मेरे दोस्त कहा करते थे उल्टी करके आना होता है मेंस में। तो वो कीवर्ड और कुछ डेटा फैक्ट अगर वहां आपने ठीक से यूज कर दिया, तो और उस पर प्रभाव, और उससे ज्यादा प्रभाव आप डाल पाएंगे। और उपयोग कैसे करना है? तो उपयोग में एक थोड़ा सा तरीका बताता हूँ कि एग्जाम के आधे घंटे पहले, जैसे मुझे अपना भोपाल का अटेम्प्ट याद आता है। मतलब भोपाल में जब मैं सेंटर में पढ़ा था, तो बारिश बहुत हो रही थी उन दिनों, और बारिश बहुत हो रही थी, और लोग आपस में परिवार के साथ बात कर रहे थे, अपना नोट्स रिवाइज कर रहे थे। मैं कोने में जा करके, और कुछ कुछ जो डेटा फैक्ट, नोट्स तो मैंने कभी बनाया नहीं था, जो डेटा फैक्ट वगैरह लिख के रखा था एक जगह पे, वो पूरा टॉपिक वाइज देख जाता था। और जैसे मैं एग्जाम हॉल में पहुंचता था, क्वेश्चन देखा, अच्छा इसमें ये डेटा फैक्ट, फट 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 वो कीवर्ड डेटा फैक्ट लिख लिया, दो लिख लिया, तीन लिख लिया। और फिर एग्जाम में आंसर लिखने वक्त उस कीवर्ड या उस इनोवेटिव डेटा फैक्ट का एक हिसाब से बम्बार्डिंग करने की कोशिश की, और शायद उसका फायदा भी हो कि 23 में नहीं 22 में मेरे लगभग जीएस 3 में हाईएस्ट मार्क्स थे, वन ऑफ द हाईएस्ट थे। तो उपयोग ऐसे करना है तो ज्यादा उसका प्रभाव पड़ेगा, जीएस 3 में ज्यादा यूज हो पाएगा इसका, ऑफकोर्स उसी के लिए बनाया है। लाभ क्या होगा? लाभ ये होगा कि जीएस 3 में इकोनॉमी जैसे विषयों में जब तक आप तथ्यों के साथ में सब्सटेंशिएट नहीं करते हैं, तब तक आपकी बात की कोई वैल्यू होती नहीं है। तो बेहतर होगा कि आप तथ्यों के साथ, डेटा के साथ में जब सब्सटेंशिएट करेंगे, कुछ कीवर्ड ऐसे जैसे न्यूक्लियर एंजाइटी, ठीक है ना, इस तरीके के टर्म, ग्रीन कंजर्वेटिज्म जो सीबैम के माध्यम से यूरोपियन यूनियन कर रहा है, इस तरीके के कीवर्ड जब आप लिखेंगे तो उसको समझेगा, अरे भाई यस परफेक्ट है। तो ये हो गया। अब आओ शुरू करते हैं सीधे। हाथ कंगन को आरसी, क्या कुछ कुछ हाईलाइट भी कर दिया है। जब आपको ये पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल पे शेयर होगा, तब इसमें काफी कुछ हाईलाइट भी कर देंगे। जैसे मान लो जीएस 3 का एक टॉपिक मैंने लिया इलेक्ट्रिक व्हीकल पे। इलेक्ट्रिक व्हीकल क्यों लिया? क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल ही पहला सवाल है आपके बुकलेट का। इकोनॉमिक सर्वे ने इस पे 2-3 पेज लिया है, और ज्यादा ही लिया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर के इकोनॉमिक सर्वे बहुत आसानी से दिखता है कि भारत का जो ग्रीन ट्रांजिशन हो रहा है उसमें बड़ा रोल निभा रहा है। तो मुझे लगा कि इस पे क्वेश्चन बना देता हूँ, क्योंकि सर्वे अलग से पढ़ा नहीं पाया संविधान ने, तो बुकलेट में डाल दिए। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे कीवर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम, जीरो एमिशन व्हीकल, फेम 2 चल रहा है, आप स्कीम भी तो कोट करोगे ना। तो एक कीवर्ड में स्कीम भी है, कीवर्ड में पॉलिसी भी है, कीवर्ड में इनोवेटिव कीवर्ड्स भी हैं, डेटा भी है, सब कुछ है। ऐसे पीएम ई बस सेवा जो शुरू हुआ है, प्रधानमंत्री ई ड्राइव है, बैटरी स्वैपिंग है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है भारत में। जब चैलेंजेस लिखोगे तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर गैप लिखोगे। थर्मल रन अवे, हिंदी वाले परेशान हो, हिंदी में भी है भाई, थर्मल रन अवे। रेंज एंजाइटी है। अबे रेंज एंजाइटी जो लिखा, मैं जानता था आपको समस्या होगी, तो रेंज एंजाइटी को मैंने हिंदी में लिखा कम रेंज। कम रेंज मतलब कहां पे लिखा है? इसका मतलब लिखा है कहीं पे। कम रेंज का मतलब हुआ, रेंज एंजाइटी का मतलब हुआ कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होती है, एक बार आपने चार्ज किया तो मुझे एग्जैक्ट पता नहीं भाई, बस 100 किलोमीटर, 125 किलोमीटर, 150 किलोमीटर जाती है। एक बार प्रयाग से मैं बनारस जा रहा था और उसका चार्जिंग खत्म हो गया था, लगभग थोड़ा दूर बचा था। उसने कहा बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना, आप लोगों से मिलने जब आया था। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो रेंज एंजाइटी है ना, एक रेंज तक जाएगी, उसके बाद चार्ज करना पड़ेगा। चार्जिंग स्टेशन बीच में होते नहीं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का गैप, वही हिंदी में लिख दिया। ईवी इकोसिस्टम को इकोसिस्टम ही लिखना है। जीरो एमिशन व्हीकल, पीएम ई बस सेवा, प्रधानमंत्री ई ड्राइव, बैटरी स्वैपिंग, चार्जिंग अवसंरचना। अवसंरचना लिख सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा टफ जाएगा तो अवसंरचना गैप लिख देना।
थर्मल रनअवे को थर्मल रनअवे रखना, रेंज एंजाइटी को कम रेंज लिखना, एंजाइटी लिख नहीं पाओगे हिंदी में देवनागरी में। ग्रीन मोबिलिटी कॉरिडोर को ग्रीन मोबिलिटी कॉरिडोर ही लिखना, ठीक है ना। जो कीवर्ड होते हैं वो विषय स्पेसिफिक होते हैं, तो जहां पे लगेगा हिंदी लिख सकते हैं देवनागरी, वहां पे हिंदी लिख दिया है। जहां लगता है कि हिंदी लिखोगे तो उसको कभी समझेगा नहीं, तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। अंत में बात तो उसको समझाने की है ना। ये हो गया। अब इकोनॉमिक सर्वे कमेंट्री क्या कर रहा है? इकोनॉमिक सर्वे कहता है, अब इकोनॉमिक सर्वे का ग्राफ भी है, वो भी कंपाइल करवा रहे हैं, ताकि वो बिच्छू बिच्छू मत बनाओ खाली ऐसे ऐसे, ग्राफ भी वहां पे जाके बना पाओ, तो वो भी दे रहे हैं। ये सब साल भर नहीं पढ़ सकते थे, साल भर पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं थी। वो एग्जाम के एक आध दिन पहले 2 दिन पहले देख लेना है और जाके छाप देना है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो सेल की शेयर है भाई, वो 7% टोटल व्हीकल जो बिक रहे हैं, मान लो 100 व्हीकल बिका है, 100 कार बिकी है, तो उसमें से 7.5 कारें इलेक्ट्रिक वाली हो रही है। ये स्थिति हमने हासिल कर ली। जो प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम है ना, उसमें बैटरी में हम लगभग 18,000 करोड़ रुपए का सपोर्ट दे रहे, ठीक। और ये बस हिंदी में भी वही लिख दिया भाई, पीएमई ड्राइव, कुल समर्थन, चार्जिंग स्टेशन एंड सो ऑन। नीति आयोग कहता है कि भाई लगभग 22 लाख चार्जिंग स्टेशन भारत में होने चाहिए, ये नीति आयोग कहता है, ठीक। अब आओ लेबर कोड देख लेते हैं। 4 लेबर कोड, 4 श्रम संहिताएं आई, आपको पता है 19-20, और उसको अभी इंप्लीमेंटेशन के दौर से गुजर रहा है। कुछ 6 हफ्ते या 7 हफ्ते का टाइम दिया था, लोगों से फीडबैक वगैरह मांग रहे थे, तो उसको मैंने एक सेशन में आपको कराया भी है। जो संसद के शीत सत्र में बिल्स आए थे, उस पर एक सेशन है, यूट्यूब पे पढ़ा है लाइव। तो उसकी कीवर्ड क्या होंगे? सोशल फ्लोर। अब देखो, सोशल फ्लोर का मतलब लिख दिया, जहां जहां लगा है तुमको दिक्कत होगी वहां पे लिख दिया है। सोशल फ्लोर का मतलब है हर श्रमिक को मिलने वाली न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा। यानी भाई पहले 5 साल तक आप काम करते थे, तब जाकर के ग्रेजुएटी मिलता था। 1 साल तक काम कर लोगे तो ग्रेजुएटी मिल जाएगा। एक टर्म यूज करता है इकोनॉमिक सर्वे, फ्लेक्सिक्वेरिटी। फ्लेक्सिक्वेरिटी मतलब, अब जब फ्लेक्सिक्वेरिटी में आपको रिकॉर्डिंग में डाल रहा था, तो मुझे डर था कि भाई लिखोगे कैसे इसको। हिंदी वाले, अंग्रेजी वाले तो लिख लेंगे, तो मुझे कोई इसका उपाय नहीं समझा। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने बहुत कोशिश की, अपनी जितनी हिंदी की समझ है। एआई तो अभी उस लेवल पे नहीं हुआ है कि इस तरह से कर पाएगा, बट नहीं कर पाया, तो माफ कर देना। अगर लिखना है तो इसको फ्लेक्सिक्वेरिटी ऐसे लिख देना आप, फ्लेक्सिक्योरिटी। इसका मतलब हुआ फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी फॉर इंडस्ट्री, सिक्योरिटी फॉर वर्कर। फ्लेक्सिबिलिटी फॉर इंडस्ट्री मतलब कि भाई तुमने 2 साल पहले काम कर लिया, तो तुम कहते थे नहीं मुझे परमानेंट करो, हमारा हक, सड्डा हक, एथेरक टाइप का आंदोलन कर देते थे। ऐसा नहीं होगा, तुमको जितने समय का फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट दिया है उतने समय ही काम करोगे, बदमाशी करोगे, निकाल देंगे, कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन फिर तुम्हारी सिक्योरिटी का क्या? तुम्हारी सिक्योरिटी का ये, तुम 1 साल काम करो चाहे 2 साल, तुमको परमानेंट वर्कर की तरह ट्रीट किया जाएगा। वही सुविधाएं, वही सार्वजनिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, वही ग्रेच्युटी, वही सोशल सिक्योरिटी, सब मिलेगा तुम्हें। इसी इकोनॉमी फॉर्मलाइजेशन आएगा। छोटे छोटे जो एमएसएमई है ना, वो चाहेंगे हम भी बड़ा बने, क्योंकि सरकार हमसे क्या करेगी? अब सरकार इंस्पेक्शन नहीं बल्कि फैसिलिटेशन का काम करती है। इंस्पेक्टर नहीं बल्कि फैसिलिटेटर का रोल निभा रही सरकार, ठीक है ना। तो ये सब कीवर्ड आपको लिखना है। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी, वही मतलब सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा, यहाँ पे हिंदी में भी लिख दिया है। अरे यार ना भाई, हाँ, सबको सामाजिक सुरक्षा या सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा, निश्चित अवधि का रोजगार होगा। इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, अभी इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को आप हिंदी में देवनागरी में हिंदी में बिल्कुल कन्वर्ट करोगे तो मतलब खत्म हो जाएगा उसका। लाभ अंतरण या बेनिफिट की पोर्टेबिलिटी, तो लाभ अंतरण आप ज्यादा यूज करना ठीक रहेगा। ई श्रम, यूनिवर्सल कवरेज, गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर। गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर क्या है ना, की टर्म तो वही लिखना पड़ेगा, ठीक है। वर्क फ्रॉम होम, घर से काम, तो ये सब कीवर्ड आप लिख देना। अब डेटा कुछ है, इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि भाई एसबीआई का एक सर्वे है, इकोनॉमिक सर्वे ने क्या किया है, मुझे एक बात बहुत पसंद आई कि इकोनॉमिक सर्वे अगर खुद से सब कुछ कहता कि देखो भाई इंडिया में ये हो रहा है, इंडिया में ये हो रहा है, तो उसकी बात ऐसे लगती कि भाई बस माउथ पीस बन के रह गया है। इकोनॉमिक सर्वे ने ऐसा नहीं किया। उसने मैकेंजी, उसने एसबीआई, उसने इंटरनेशनल से लेकर के नेशनल तक जितने भी रिसर्च जर्नल्स थे उन सबको कोट किया, और बड़े प्रतिष्ठित थे। तो 700 पेज का लगभग इकोनॉमिक सर्वे है अंग्रेजी वाला। आप नहीं पढ़ पाओगे मैं जानता हूं, लेकिन कम से कम 1 घंटा बुकलेट का तो रिकॉर्डिंग सुन ही लो। लगभग सभी टॉपिक पर उसकी कमेंट्री मैंने आपको बता दी है, और यहाँ पे उसके जिस्ट निकाल कर रख दिया है। तो एआई का प्रयोग गधा मजदूरी कम करने के लिए होना चाहिए। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग बोझ बढ़ाने के लिए नहीं होना चाहिए, तो वो किया है। अब 77 लाख नए रोजगार इस लेबर कोड से आने की संभावना है, ऐसा एसबीआई का सर्वे कहता है। जीडीपी में 2030 तक लगभग 1.25% ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएगा इस फॉर्मलाइजेशन के होने से, इस लेबर कोड के होने से। आपको पता है 140 कितना, 140
कानून थे सेंटर और स्टेट का मिला करके, सेंटर का 29 और बाकी स्टेट का, उन सबको 4 कानूनों में बदल दिया गया। तो इससे बहुत ज्यादा रैशनलाइजेशन और स्पष्टीकरण होगा, ठीक। और जो राष्ट्रीय स्तर पर मजदूरी है वो लगभग 500 तक पहुंच जाएगा पर डे। गिग वर्कर्स अभी हैं 120 लाख, पूरे भारत में गिग वर्कर्स अभी 120 लाख हैं। गिग वर्कर का डेटा आपको यूज करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं, चाहे वो फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी की बात हो, चाहे वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो 80-90% है भारत में उसकी समस्या दिखानी हो, चाहे प्लेटफॉर्म वर्कर की संख्या बढ़ रही है, अभी 120 लाख मतलब 1.2 करोड़ है, 2030 तक इसके 235 लाख यानी कि 2 करोड़ 35 लाख पहुंचने की संभावना है। उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए, उनके फॉर्मलाइजेशन के लिए, उनके सोशल सिक्योरिटी के लिए, उनके वेलबींग के लिए, उनके यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी कवरेज के लिए सरकार को प्रयास करना ही पड़ेगा, अभी नहीं तो कभी नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो अभी आज की बात है कि अपना ब्लिंकिट वाला भाई 40 मिनट में आया, ठीक है। तो मैंने उससे एक ही सवाल पूछा कि भाई कोई समस्या आ गई थी क्या, टायर वायर तो नहीं पंचर हो गया था, क्योंकि ऐसा मुझे लगा हो गया होगा। उसने कहा नहीं, ट्रैफिक बहुत जाम था, ठीक। तो बेहतर होगा कि सरकार इस तरीके की, भाई प्रेशराइज नहीं करते हैं ठीक है, लेकिन सरकार ऐसा नीति ही बना दे कि आप विज्ञापन में भी नहीं दे पाओगे कि 10 मिनट में हम डिलीवरी कर रहे हैं, दो ही मत ना, दिमाग में नहीं आना चाहिए। तो आदमी, मैं भी एक्सपेक्टेशन नहीं करूंगा कि 10 मिनट में आएगा, ठीक है ना। तो ये सब उनकी चुनौतियां हैं। अच्छा, नीति आयोग जो टॉपिक है आपका, उस पर भी कुछ डेटा। कॉपरेटिव फेडरलिज्म कीवर्ड है, आप अक्सर लिखते हो, बहुत आम है। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म 3 ईयर एक्शन एजेंडा, उसने स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट, आउटकम मॉनिटरिंग करता है, एसडीजी लोकलाइजेशन उसने किया है, स्टेट सपोर्ट मिशन, फ्रंटियर टेक हब, मिशन अंत्योदय में हेल्प किया है एंड सो ऑन, ठीक। तो ये सब आप लिख देना। प्रतिस्पर्धी संघवाद 3 वर्षीय कार्यसूची टीम इंडिया दृष्टिकोण एंड सो ऑन। अब वो क्या क्या करता है, रिपोर्ट क्या क्या पब्लिश करता है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 57 से बढ़कर के स्कोर 71 हो गया, आपको पता ही है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में 11.28% गरीबी बची है, पहले 55% था 2005-6 में। तेंदुलकर कमेटी की जो सिफारिश थी उसके आधार पर देखें तो भारत में 2% खाली गरीब बची है, ठीक है। ये सब आप लिख सकते हो नीति आयोग के बारे में। एक्सप्रेशनल ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम नीति आयोग का एक चैंपियन प्रोग्राम है, जिसके माध्यम से जो पिछड़े हुए जिले हैं, जिनको माकांक्षी जिले बोल रहे हैं, वहां पे बिना ज्यादा कुछ पैसा एलोकेट किए हुए एग्जीक्यूशन के लेवल पे बहुत शानदार काम हो रहा है, ठीक ठाक कर रहे हैं वो लोग, ठीक है भाई। वही हिंदी में लिख दिया। अब आगे पॉवर्टी असेसमेंट को लेकर के, गरीबी के मूल्यांकन को लेकर के एक सवाल उसने पूछा था कि पॉवर्टी असेसमेंट में, मतलब गरीबी के मापन में क्या क्या समस्या है। 2018-19 का सवाल है, शुरुआत का ही सवाल है। तो इस बार मैंने सवाल बदल दिया है, ट्विस्ट कर दिया है, क्योंकि पॉवर्टी पे डायरेक्ट इस तरह से सवाल आया नहीं मेजरमेंट को लेकर के। मैंने लिखा है कि वर्तमान में जो गरीबी मापन की जो व्यवस्था है, वो सेवाओं को, हेल्थ एजुकेशन तथा विशेषता सेवाओं को कहां तक कवर करती है। अरे सेवाओं को कहां तक कवर करती है, मेरा टारगेट क्यों था, क्योंकि भारत सरकार मॉस्पी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्लानिंग इंप्लीमेंटेशन जो बेस ईयर है उसको चेंज कर रही है, 2024 कर दी। तो 2024 उसने सीपीआई के लिए जो बेस ईयर चेंज किया, उसमें क्या किया, पहले सेवाओं में सर्विस में 40 आइटम थे, अब इसको बढ़ा करके 50 आइटम कर दिए। तो पहले होता था कि भाई सेवा के नाम पे, सर्विस के नाम पे बहुत बुनियादी सेवाएं होती थी। आजकल तो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट इतनी बढ़ गई है, पहले आप गांव में किराए पे कोई घर में रहेगा ये सोच ही नहीं पाते थे। अब क्या किया है मॉस्पी ने, कहा भाई गांव में भी किराए पे घर में लोग रह सकते हैं, वहां पे तो किराए की भी कीमत आएगी ना, तो शहरों में क्यों आएगी। तो ये सब चीजें हैं जो उसने शामिल किया है। इससे क्या होगा, रैशनलाइजेशन हो पाएगा। महंगाई का जब मापन करेगी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी, तब वो ज्यादा रैशनल तरीके से विचार कर पाएगी कि भाई कितनी महंगाई, तो रेपो कितना रखना है, रिवर्स रेपो कितना रखना है। ये बहुत अच्छा हो पाएगा अगर, और इस पे सवाल डायरेक्टली मैंने फ्रेम भी किया है। हो सकता है ना आए सवाल, लेकिन अब टॉपिक आपका पॉवर्टी है, इस पर कुछ भी पूछ ले, तुम्हारे पास सब कुछ। एमपीआई यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, 55% लोग गरीब थे, अब सब अमीर, मतलब गरीब नहीं रहे, 11.28% बचे हैं 22-23 में। और वर्ल्ड बैंक की एक्सट्रीम पॉवर्टी इंडेक्स के हिसाब से देखें तो सिर्फ 5% लोग गरीब बचे हैं, ठीक है। 2-3 केस स्टडी है जो आपके बुकलेट में डाली हुई है, जो क्वेश्चन आंसर की बुकलेट है जो रिकॉर्ड किया है, उसको मैंने यहां पे भी डाल दिया है। बिहार का एसजेवाई ग्रेजुएशन अप्रोच जो है, उस कीवर्ड को, उस केस स्टडी को लिख के आना, क्योंकि हमारा पड़ोसी राज्य है और सबसे गरीब राज्य है। एसजेवाई जो अप्रोच है, इसका मतलब क्या है, ग्रेजुएशन का मतलब वो बीए बीएससी नहीं, ग्रेजुएशन का मतलब ग्रेजुअल। ग्रेजुअल का मतलब कि भाई थोड़ा थोड़ा सहायता दिया, और जो बहुत गरीब लोग थे, अल्ट्रा पुअर थे, उनको धीरे धीरे ग्रेजुअली हम गरीबी से बाहर निकालेंगे। एक साथ तो नहीं निकाल पाएंगे, एक साथ इतना पैसा भी नहीं सरकार के पास। एक दूसरा मॉडल मुझे मिला केरला का, ईपीईपी मॉडल, कम्युनिटी बेस्ड आइडेंटिफिकेशन। ये ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे नहीं पता था जब मैं बुकलेट रिकॉर्ड कर रहा था, इसके बारे में पढ़ा
तो मैंने देखा कि कुतुबश्री वगैरह है या जो भी कम्युनिटी है केरला में, तो उनको ये जिम्मेदारी सरकार ने दी है कि भाई तुम गरीब जो घर है जिनके पास बहुत ज्यादा गरीबी है, तुम उनकी पहचान करो। तो क्या होता है कि उसमें एक्सक्लूजन के एरर या एक्सक्लूजन के खतरे कम हो जाते हैं, क्योंकि एक बार कम्युनिटी, एक बार पंचायत जो है उसमें जो लोग हैं वही आइडेंटिफाई करते हैं कौन गरीब है, तो सबका साझा स्टेक होता है, इसलिए गरीबी की पहचान वो लोग करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से। फिर क्या होता है, उसकी स्क्रूटनी, उसकी ऑडिट होती है फर्दर, एक्सक्लूजन या इंक्लूजन, ओवर इंक्लूजन, घोस्ट बेनिफिशरीज तो नहीं हो गए हैं, और फिर उसके बाद वो लिस्ट फाइनल होती है। इसका फायदा ये होता है कि बहुत ऑथेंटिक डेटा होता है, समझ रहे हो ना, कम्युनिटी लेड आइडेंटिफिकेशन है, और ये बहुत अच्छा तरीका है, तो वो भी आप कर सकते हो। वही लिख दिया है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण, तेंदुलकर की गरीबी रेखा जिसमें अब 2% का लोग गरीब बचे हैं, एंड सो ऑन। वंचना या डिप्रिवेशन मापन हेतु डैशबोर्ड, डेटा आधारित मॉनिटरिंग टूल है जिसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों समूहों में वंचना के स्तर को मापना है, ट्रैक करना है। और बिहार का सतत जीविकोपार्जन योजना है ऐसी भाई, केरल का अत्यंत गरीब उन्मूलन कार्यक्रम, सामाजिक गतिशीलता या सोशल मोबिलिटी, ये सब लिख दिया है, डेटा है आपका। तो हिंदी अंग्रेजी दोनों में है, इसको आप कीवर्ड को लिख के आना। अंत में बकर हर कोई करता है यार, जो इतना पढ़ रहा है, इतना टेस्ट सीरीज लगा रहा है, मार्केट में प्रॉब्लम अपलेंटी है, इंफॉर्मेशन वार चल रहा है इस समय, है ना, एजुकेशन में, तो सबके पास इंफॉर्मेशन है, आप उससे अछूते नहीं रह सकते। और क्रेविंग इतनी होती है ऑनेस्टली स्पीकिंग कि मेरे स्टूडेंट्स कम से कम मुझे रोज 10 चैनल्स, 10 नए इनिशिएटिव के लिंक्स भेज देते हैं, सर ये वाला देखना, सर ये वाला देखना। अब अंत में मैं झल्ला गया हूँ मैंने उनको कहा एक ही चीज कहा है कि अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। तुम यार कर लो, मतलब उठाओ एक कंटेंट और उसको ठीक से करो, तुमको जहां जहां गैप लगे वैलिडेशन कर लो। वैसे कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ ही वैलिडेशन करवा दें, बट मान लो कहीं पे गैप रहेगा तो कर लो। 10 जगह भटको मत, उससे कोई फायदा नहीं होगा, तो प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी तो है। अब टेक्नोलॉजी फॉर फूड सिक्योरिटी, इनोवेटिव कीवर्ड क्या है, एग्रीस्टैक, कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम या कृषि डीएसएस, यशटेक, ये बड़ा सुंदर कीवर्ड है, इसको यूज कर लेना। विंड्स, ONORC, इसका मतलब वन नेशन वन राशन कार्ड। और क्या है, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, परख, AI फॉर किसान, प्रिसीजन एग्रीकल्चर। बेटा यहाँ पे बड़ा आसान लग रहा होगा ना, यहाँ पे सोच रहे हो तो पता है मास्टर क्या बड़ी बात बता रहे हो, एक ही जगह तुमको कीवर्ड मिल गया है और इसको देखने में तुमको 10 सेकंड लगेंगे खाली, 10 सेकंड देखा, फिर दोबारा 10 सेकंड देखा, फिर दोबारा एग्जाम के लिए 10 सेकंड देखा, तो याद रहेगा, वहां पे लिख पाओगे, नहीं तो ध्यान में नहीं आता। एक्सट्रीम प्रेशर होता है यहाँ पे, और जो सरफेस मेमोरी में जो बहुत कॉन्शियस लेवल पे पड़ी है वही खाली ध्यान में आती है, इसलिए इसको कीवर्ड ऐसी चीज जो भूल जाता है, बकर खाली ध्यान में रहता है। एग्रीस्टैक का मतलब किसानों के लिए एक ऐसा डिजिटल इकोसिस्टम है जो डेटा के माध्यम से सेवाओं को सटीक और प्रभावी बनाता है, यानी बहुत सारा डेटा इकट्ठा कर लिया और उसके बाद में किसानों को सर्विस देता है। एस्टेक का मतलब यूथ एंगेजमेंट फॉर स्किल्स, टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप हब। एस्टेक एक ऐसी पहल है जिसका उद्देश्य युवाओं को कौशल, तकनीक और उद्यमिता से जोड़कर उन्हें रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। एस्टेक को लिख के आना, एस्टेक बहुत नया है, एग्रीस्टैक तो फिर भी पुराना है, ठीक है, लिख के ही आना। कुछ डेटा है, इकोनॉमिक सर्वे अपनी कमेंट्री करता है। क्या कमेंट्री करता है भाई, कि फूड ग्रेन का प्रोडक्शन तो भारत में बहुत बहुत बढ़ गया है, लगभग 3500 लाख मीट्रिक टन पहुंच गया है। ये यूपी के कॉन्टेक्स्ट में आई थिंक कह रहा है, क्योंकि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में तो मिलियन मेट्रिक टन होना चाहिए, नहीं, मिलियन मेट्रिक टन तो तब होता है 357 होता है, ठीक है, लाख मेट्रिक टन, ठीक है, 357 MMT या फिर इतना LMT, ऐसा परफेक्ट, ठीक है। दूसरा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लिए इस बार लगभग 2 लाख करोड़ की सब्सिडी हमने दी है और 78 करोड़ बेनिफिशियरी। वन नेशन वन राशन कार्ड जो सरकार ने चलाया है, 36 स्टेट यूटीज ने ऑपरेशनल कर दिया है, 96% पोर्टेबिलिटी शुरू हो गई। और एक टर्म आता था हिडन हंगर, जब चुनौती लिखना होगा, जब अचीवमेंट लिखना होगा तो ये सब लिख देना, चुनौती लिखना होगा तो हिडन हंगर लिख देना। हिडन हंगर के साथ साथ एक टर्म मैंने पढ़ा था, एग्रीकल्चर मार्केटिंग ड्रिवन कुछ पॉवर्टी, ऐसा था, इंड्यूस्ड पॉवर्टी या ड्रिवन पॉवर्टी, ऐसा कुछ था। मतलब कि मार्केटिंग, रिकॉर्डिंग एक बार देखना बुकलेट की, क्या यूज किया मैंने, कि मार्केटिंग ना हो पाने की वजह से, कोल्ड स्टोरेज ना हो पाने की वजह से, इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से 20% पेरिसेबल आइटम्स बर्बाद हो जाते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस हो जाता है। पहले ये आज के 7-8 साल पहले जो ICAR का सर्वे था, काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, जब हम लोग एग्जाम देते थे, शुरुआत किया था, तो फिर उस समय 92,000 93,000 का प्रोजेक्शन था। अभी ये बढ़कर के 20% हो गया है या 2 लाख करोड़ के आसपास हो गया, तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, मासिव है। तो वो चैलेंजेस भी लिख देना आप, ठीक है। बिड्स स्टेशन यानी कि वेदर वगैरह की मॉनिटरिंग करेगा, कितनी बारिश हो रही है उसको मॉनिटरिंग करेगा, किसानों को बता देगा। एस्टेक लगभग 9 स्टेट में फुली ये ऑपरेशनलाइज्ड है, जो आपको बताया एस्टेक, ठीक है।
ई नैम यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक मंडियां हैं उसमें लगभग 2 करोड़ किसानों ने रजिस्टर करा लिया है और 1500 मंडी इसके साथ जुड़ गई। ड्रोन दीदी लगभग 1000 ड्रोन डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए 23-24 में, एंड सो ऑन। वही हिंदी में लिखा है एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, डिजिटल कृषि मिशन, परख, एआई फॉर किसान, सटीक कृषि या प्रेसिजन फार्मिंग, एग्री स्टैक वैसे लिख दिए, खाद्यान्न उत्पादन, एस्टेक। अब इसको एस्टेक को एस्टेक ही रहने देना, ऐसे मत लिख देना भैया, ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है। और ई नैम, ड्रोन दीदी। अब आप फूड सब्सिडी पे देखते हैं, टारगेटेड पीडीएस यानी कि पीडीएस को टारगेटेड करना पड़ेगा। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इसका ये जिक्र कर देना, गरीब कल्याण योजना, अंत्योदय अन्न योजना, ओपन मार्केट सेल स्कीम, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी, डीबीटी, डीबीटीएल, फूड सब्सिडी, फिस्कल कॉस्ट, एफसीआई, बफर नॉर्म्स। अब ये अगर पूछो यूज कैसे करेंगे, अब यहाँ पे अगर मैं बताऊंगा कि इसको ऐसे यूज करना है तो फिर पता चलेगा फिर से बुकलेट की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, क्योंकि बुकलेट की रिकॉर्डिंग तो 2 घंटे में कर दी। अब इसके लिए अगर 2 घंटे दूंगा तो बेकार। तो एक बार मैंने कहा था उपयोग कैसे करें, एक बार बुकलेट की रिकॉर्डिंग जरूर सुन लेना। उस बुकलेट को मैंने 3 दिन में रिकॉर्ड किया है, अगर उसको देखोगे तो समझ में आएगा कि कितनी मेहनत उसको लगी होगी। बहुत पढ़ना, बहुत एनालाइज करना सर्वे और बजट को, उसके बाद में फिर 2 मिनट में एक क्वेश्चन खत्म करना आसान नहीं होता भाई। तो कर लेना, एक बार देख लेना, लिंक लगा देंगे। तो ये लिख दिया है, वही है गरीब कल्याण योजना में 2 लाख से ज्यादा करोड़ खर्च किया सरकार ने। लगभग 70% आबादी कवर है फूड सिक्योरिटी एक्ट से। 1 नेशन 1 राशन कार्ड 100% लगभग चालू है। यही सब है। फोर्टिफाइड या पोषण संवर्धित, अब देख लेना फोर्टिफाइड लिखना है या पोषण संवर्धित लिखना है। मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं फोर्टिफाइड ही लिखता। अंग्रेजी माध्यम से जब मैंने मेंस लिखा यूपीएससी में तो फोर्टिफाइड लिखता था, हिंदी में भी फोर्टिफाइड लिखा, अलग से कुछ पढ़ा नहीं था, लिख देने की कुछ नहीं होता, उसको बात अपनी तक कहनी है। अब ऐसा नहीं करना है कि न्यूक्लियर एंजाइटी को तो न्यूक्लियर एंजाइटी लिखोगे, वैसा नहीं होता है। तो इसलिए फोर्टिफाइड एक की टर्म है जो बहुत फेमस है, कर सकते हो। फोर्टिफाइड जो अनाज होते हैं उसका मतलब है कि भाई विटामिन की कमी है, मिनरल्स की कमी है, तो चावल लिया, उसका चूरा बना दिया, उसमें मिनरल और विटामिन पहले से जो है ऐड किया और फिर उसको छोटे छोटे बॉल्स में बना करके फिर सर्व कर दिया, तो ज्यादा तुमको पोषण मिलता है। ठीक है। यही कीवर्ड है भाई। ठीक, आओ आगे कुछ और टॉपिक देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट तो आपको दे ही दूंगा मैं। ये देखो चक्रीय अर्थव्यवस्था, सर्कुलर इकोनॉमी, इस पर क्या लिखा है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिनको पता है रिवाइज कर लेना, ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, भूल जाता है दिमाग से। सिंगल यूज प्लास्टिक बैन, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम, मिशन लाइफ, ग्रीन हाइड्रोजन, वेस्ट टू वेल्थ, नेशनल क्रिटिकल मिशन, इंडस्ट्रियल सिम्बायोसिस, वही हिंदी में लिख दिया। अच्छा, यहाँ भी वेस्ट रिसाइकल अंडर ईपीआर, ये सो डाटा वगैरह है। विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व ईपीआर, एकल उपयोग प्लास्टिक प्रतिबंध, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना, मिशन लाइफ यानी पर्यावरण से जीवन शैली, हरित हाइड्रोजन, अपशिष्ट से संपदा, राष्ट्रीय क्रिटिकल खनिज मिशन, औद्योगिक सिम्बायोसिस या सहजीवन, दोनों में से कोई भी एक लिख देना। आप डेटा देख लो जो इकोनॉमिक सर्वे कमेंट्री करता है कि भाई भारत में लगभग जो वेस्ट है वो 300 लाख टन अभी रिसाइकल हो रहा है। अभी मैंने अमेरिका में किसी का एक शॉर्ट देखा, मतलब भारतीय है जो अमेरिका में रहती है, उनका एक शॉर्ट आया रिकमेंड होकर के, प्लास्टिक प्लास्टिक प्लास्टिक, वो गई है एक मॉल में, हर सामान प्लास्टिक में ले रही। तो उन्होंने कहा आप चौंक गए क्या कि इतना प्लास्टिक अमेरिका में होता है यूज? क्या? हाँ, अमेरिका में बहुत प्लास्टिक यूज होता है, बट रिसाइकिल हो जाता है। भारत में रिसाइकिल नहीं होता। उसके पीछे 2 कारण है। पहला, रिसाइकिल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है कि सबसे पहले तो भैया वेस्ट सेग्रीगेशन, पता चलेगा प्लास्टिक में ही तुमने अमरूद का छिलका भी डाल दिया है, उसी में तुमने बच्चे ने जो सुसु किया था, क्या बोलते हैं उसको, भगीज क्या बोलते हैं, वो भी डाल दिया है, जिसमें बहुत मल्टीलेयर होते हैं, उसमें चिप्स की पैकेट भी डाल दी है, उसी में गाजर हलवा बच गया तो वो भी डाल दिया। कैसे रिसाइकल होगा भाई? तो पहले तो सेग्रीगेशन, कलेक्शन और फिर उसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर, तब जाकर के रिसाइकिल होता है। उसके लिए चाहिए सिविक सेंस, जो है नहीं। ठीक, हमें तमीज सीखने में भी और साल लगेंगे। तो ये हो गया। हाँ, तो 300 लाख टन की कैपेसिटी है और कैटेगराइज किया है हमने उसको, प्लास्टिक की वेस्ट, टायर, बैटरीज एंड सो ऑन में। ठीक ठाक कर रहे हैं, अभी चल रहा है। एक बहुत अच्छा तरीका सरकार ने सोचा है कि जो कचरा वाला, मैं तो मतलब शर्म महसूस करता हूँ ऐसे महान लोगों के लिए कचरा वाला शब्द इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि वो वेस्ट कलेक्टर्स जो है वो वेस्ट कलेक्टर नहीं है, तो हमारी आपकी गंदगी साफ कर रहे हैं। के हिसाब से उनको कैसे फॉर्मलाइज किया जाए, तो अगर हम उन इंडस्ट्रीज को, इंडस्ट्री नहीं कहेंगे, उन शॉप्स को या उन यूनिट्स को जो वेस्ट कलेक्शन करते हैं या करवाते हैं, अगर उनको फॉर्मलाइज कर दें, उनको कुछ हम ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट दे दें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में सहायता दे दें, तो टेक्नोलॉजिकल तरीके से, तकनीकी तरीके से, साइंटिफिक तरीके से वेस्ट का रिसाइकलिंग होगा।
तो क्या होगा, जहरीले धुएं नहीं निकलेंगे, गैसेस नहीं निकलेंगी, उनका जान खतरे में चारों बच्चों का नहीं पड़ेगा और उनको कुछ पैसा ज्यादा मिल जाएगा। इस तरीके से सरकार सोच रही है और दैट इज रियली ग्रेट। अच्छा, मिशन लाइफ बिहेवियरल चेंजेस के लिए भाई ठीक से अच्छे से रहो, है ना। कॉटन का झोला और चप्पल से जेने वाले क्यों लटकाएंगे, तुम भी लटका के चल सकते हो, इससे धरती बची रहेगी, ठीक है। तो ये हो गया। अब पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विस, इसको बोलते हैं SSE, सोशल सर्विस एक्सपेंडिचर। तो एक बार सोशल सर्विस एक्सपेंडिचर लिख देना, फिर उसके बाद में SSE डालते जाना, एग्जामिनर को समझ जाता है, ठीक। तो SSE पे सरकार खर्च कर रही है कितना, कुल मिला करके 26%, कुल खर्चे का 26% सरकार ने खर्च कर दिया, 8 लाख करोड़, अलग अलग सब मिला करके, मतलब कुमुलेटिव है। ये डेटा जब भयंकर डेटा दिखेगा ना, तो अब इसमें अनाज पे भी है, राशन पे, इधर की सब्सिडी, उधर की सब्सिडी, सब मिला करके। तो SSE सोशल सर्विस एक्सपेंडिचर या सामाजिक सेवाओं पर कुल खर्च लगभग 10 लाख करोड़ का है, ऐसे लिख देने का। तो एग्जाम सोचेगा अच्छा ऐसा है क्या, फिर वो चेक करेगा, बहुत प्रभावित हो जाएगा इससे। और क्या होगा, जब चुनौती दिखानी होगी, अच्छा अचीवमेंट दिखाना होगा, तो ये क्या करने का, इसका अमाउंट दिखा देना जो भी है। जब चुनौती दिखानी होगी तो बताना सिर्फ 2.7%, वेरी मीगर एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन अगेंस्ट द टारगेट ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 6%, हेल्थ 1.8%, very pathetic against the national health policy target 2017 which is 2.5%। तो ये दिखा देना, ठीक है ना। और तारीफ करनी होगी तो तारीफ कर देना कि भाई हमने टीबी की इंसिडेंस जो थी उसको और कम कर दिया है और 21% कम हो गया है पिछले 10 सालों में, ठीक है, वही लिखा है। अच्छा, यहां पे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर लिखा था, तो समझ में नहीं आ रहा था क्या लिखे, तो गरीबी बढ़ाने वाला वे कि भाई बीमारी आ गई अचानक से, 10,000 सेविंग थी, 50,000 का खर्च हो गया, तो पता चला गरीब हो गए, जेब से होने वाला या गरीबी बढ़ाने वाला वे, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। इस तरह से PM जनमन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य का सार्वभौमिकरण, मतलब यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, ठीक है। अब ये जियो स्ट्रेटेजिक ग्लोबलाइजेशन एंड टैरिफ वॉर, एक सवाल बनाया, एक क्वेश्चन बनाया था इसी कीवर्ड से निकाल करके, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहा था तो मुझे लगा इस पर एक सवाल बन सकता है, इसमें नहीं है क्या। हाँ, कुल मिलाकर के अभी क्या हो रहा है, अभी हो रहा है कहां गया, हाँ ये फ्रेंड सोरिंग हो रहा है। फ्रेंड सोरिंग कैसे हो रहा है कि जैसे होता था ना बचपन में कि जिन 2-3 लड़कियों की या 2-3 लड़कों की आपस में बहुत जमती थी, वहीं साथ में खेलते थे, वहीं एक दूसरे को बॉल पास करते थे, बाकी मुंह फुलाए रहते थे, मतलब तेरा की, मतलब तुझसे की बात करूं, इस टाइप का। तो अभी क्या हो रहा है कि भाई 2 लोगों का 3 लोगों का अच्छा जम रहा है, आओ आपस में ट्रेड करते हैं, तुम मुझे ये दे दो मैं तुम्हें दे दूंगा, इस टाइप का, तुम मुझे नोट्स दे देना शेयर कर देना, मैं तुम्हें अपने घर से लंच ला के खिला दूंगी, इस टाइप का होता था पहले। तो फ्रेंड सोरिंग बोलते हैं इसे। दुनिया अब मल्टीलेटरलिज्म या वो जो हाइपर ग्लोबलाइजेशन जो हम देख रहे थे ना, अमेरिका का स्वार्थ पूरा हो गया, वो होगा नहीं, अभी मिनी लेटलिज्म का कॉन्सेप्ट चल रहा है। और इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का कॉन्सेप्ट था, वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी सेल्फिश होने के लिए नहीं, बल्कि ग्लोबल साउथ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए और बहुत ज्यादा रेशनैलिटी को प्रमोट करने के लिए। तो मिनी लेटरलिज्म यानी कि इंडिया ने यूएई के साथ एग्रीमेंट कर लिया, ब्रिक्स छोटा सा समूह हो गया, SCO हो गया, चलो उस तो बड़ा हो गया, इस तरीके से छोटे छोटे ग्रुप उभर करके आ रहे हैं। या अमेरिका ने ट्रेड पैक कर लिया बांग्लादेश के साथ, हम तुम्हें कच्चा धागे का यान देंगे और तुमसे हम, अगर तुम उससे कपड़ा बनाओगे तुमसे 0% ड्यूटी पर इंपोर्ट करेंगे। ये फ्रेंड सोरिंग हो गया। ऐसा नहीं है कि अब अगर मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देना है तो सबको देना है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना, WTO के रूल के हिसाब से चलना है। रूल बेस्ड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्डर खत्म हो चुका है, दिमाग नहीं लगाना है। इंडिया को अपनी कैपेसिटी, अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, अपनी ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना ही होगा, तभी इकोनॉमिक डिविडेंड, तभी डिजिटल डिविडेंड हासिल कर पाएंगे, अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो उसी का कीवर्ड है फ्रेंड सोरिंग, एलाई सोरिंग, मतलब जो एलाइज हैं उनके रिश्तेदार वगैरह अमेरिका के, ट्रेड पॉलिसी अनसर्टेनिटी, CBAM, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। अच्छा, हमारा जो EU के साथ ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, उस पर एक वीडियो लंबा चौड़ा मैंने किया था, बहुत मेहनत से किया था, देख लेना, यूट्यूब पे पड़ा है। तो उस पे एक टर्म है कि भाई ग्रीन कंजर्वेटिज्म, यानी कि ग्रीन संरक्षणवाद, हरा मत लिख देना। क्यों? तुमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया, लेकिन तुमने एक बदमाशी कर ली, जैसे पहले बदमाशी करते थे, फाइटोसैनिटरी मेजर्स, कि तुम्हारे आलू में तो फंगस लगा है, हम नहीं लेंगे, तुम्हारे आम का तो रेडिएशन नहीं हुआ, हम नहीं लेंगे, वापस लो। अच्छा, तुम्हारे इसमें ब्रोकन राइस आ गया, नहीं लेंगे, GM राइस का परसेंटेज जाता है, नहीं लेंगे।
अब क्या है, अच्छा ज्यादा कार्बन एमिशन किया है स्टील को बनाने में, नहीं लेंगे या टैक्स लगा देंगे 20%, तो पता चलेगा पर्पस डिफीट हो गया, उस पर क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, तो ग्रीन कंजर्वेटिज्म है। स्ट्रेटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी, जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन, इंडिया ट्रेड डाइवर्सिटी इंडेक्स, वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड, ये सब कीवर्ड ऐसे हैं जो आप यूज कर सकते हो बहुत अच्छे से, बहुत ही अच्छे से। उसको हिंदी में भी लिख दिया है। कहां पे लिखा है हिंदी में, ये यहाँ पे फ्रेंड सोरिंग, फ्रेंड सोरिंग को फ्रेंड सोरिंग रहने देना भाई, एलाई सोरिंग या सहयोगी सोरिंग, व्यापार नीति की अनिश्चितता, ट्रेड पॉलिसी की अनसर्टेनिटी कि अमेरिका कब रेसिप्रोकल टैरिफ लगा देगा, क्या करेगा, टीपीयू। अच्छा ये टीपीयू जो है ना भाई, यहाँ पे देखो 1100%, यानी लगभग 10 गुना बढ़ गया। टीपीयू ऐसा सूचकांक है जो वैश्विक व्यापार नीतियों में अनिश्चितता को मापता है कि भाई व्यापार नीति स्थिर है या नहीं, जितनी स्थिर नीति होगी उतना ज्यादा ट्रेड बढ़ेगा, अनिश्चित नीतियों में कौन इन्वेस्ट करेगा। हाँ, अनप्रेडिक्टेबल इंसान से हर कोई बचता है। अब जो कोई अनप्रेडिक्टेबल होगा, कब पत्थर फेंक के मारेगा, गाली देगा, या कब प्यार से गुहार लगाएगा, नहीं पता ना। तो टीपीयू जो है वो इतना बढ़ गया, इसको कोट करने का अच्छा इनोवेटिव है। इंडिया ने कुछ एग्रीमेंट्स किए हैं, यहाँ पे नीचे लिख दिया है ताकि कम से कम तुम लिख सको, ठीक, नहीं तो भूल जाते, दिमाग वहां पे याद वाद नहीं आता भाई। ये हो गया रणनीतिक अनिवार्यता, भू अर्थशास्त्रीय विखंडन, भारत व्यापार विविधता सूचकांक, व्यापार का हथियारीकरण, वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड, इंडस्ट्रियल पॉलिसी फॉर एक्सपोर्ट टारगेट, उस पर भी कर दिया है। डेटा कुछ है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव में सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। सरकार ने पीएलआई स्कीम के तहत जो इसको एक्सपोर्ट किया है वो 8 लाख करोड़ का है। एम्प्लॉयमेंट इससे 12 लाख करोड़ जनरेट हुई है। इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट $22 बिलियन का हमने किया है FY26 में, वही हिंदी में लिखा हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी ये सब कुछ है। एविएशन सेक्टर के लिए, एविएशन सेक्टर पे एक सवाल आना मैं बहुत एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एक तो एविएशन सेक्टर बहुत ज्यादा कुछ अच्छे कुछ दुखी वजहों से, दुखी होने वाले वजहों से चर्चा में रहा है। सरकार ने उस पर खर्च भी काफी किया है। जेवर एयरपोर्ट बन रहा है तो उसमें मैंने स्पेसिफिक सवाल डाला है एनालाइज करके। 2014 में जो एयरपोर्ट था वो सिर्फ 74 था, अब 164 हो गया, और पैसेंजर 41 करोड़ पहुंच गए, और यही सब है। ठीक है, सरकार ने कैपेक्स पर, कैपिटल एक्सपेंडिचर पर 12 लाख करोड़ खर्च किए। ये हो गया उपलब्धि। चैलेंजेस बताने हो तो जो कैपेक्स, इस कैपेक्स की क्वालिटी क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च कर रहे हैं, ठीक है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी क्या है, उसका क्या रिटर्न मिल रहा है। एक तो ये प्लांट इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग है या नहीं। दूसरा, सरकार ने कहा था उड़ान के तहत हम लगभग सभी रीजनल एरियाज को हम कवर कर लेंगे। कवर तो सरकार ने कर लिया, लेकिन वहां पे अब भी एयरफील्ड्स, हवाई पट्टियां ठीक से स्थापित नहीं हो पाई, वहां पे नियमित उड़ाने नहीं है, सुरक्षा, सेफ्टी मेजर, सेफ्टी स्टैंडर्ड नहीं है। अभी आपने देखा बारामती में जो डेथ हो गई डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो थे महाराष्ट्र के, तो वहां पे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स ठीक से नहीं है, ऑडिटिंग ठीक से नहीं हो रही, तो वो सब चैलेंजेस है ना। फिर उसके बाद में उड़ान आपने लागू कर दिया, लेकिन उसके तहत जो एयरलाइंस को घाटा हो रहा है उसकी भरपाई न होने की वजह से पता चलता है कि वो उस रूट पे वो विमान ही नहीं चला रहे, तो बहुत सारी दिक्कतें। ठीक है ना, वही सब लिख दिया है। एक बार बुकलेट की रिकॉर्डिंग सुनना, तुम्हारी ये सारे आर्गुमेंट्स की समस्या खत्म हो जाएगी। और भाई ये सब यहाँ पे दे दिया है, कुछ बहुत महत्वपूर्ण लगे उनको हमने हाईलाइट कर दिया। जैसे ये इकोनॉमिक प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव अचीवमेंट एंड चैलेंजेस वाला जो टॉपिक है, उसमें मैंने दिखाया है कि किस तरह से जीडीपी ग्रोथ इतना हो रहा है, कैपेक्स इतना कर दिया है, जो ये सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंसेस है, उसमें 12% कुल खर्च कर रहे हैं, लगभग 9 लाख करोड़ या 10 लाख करोड़। और इंडिया का ग्लोबल शेयर जो है गुड्स एक्सपोर्ट में, वो चैलेंजेस में दिखाना, पहले तो अचीवमेंट में दिखाना कि 5% बढ़ गया है, 1.8% हो गया है। 5% मतलब जो बेस परसेंटेज था उसका 5%, तो 1.8% हो गया है। फिर आप दिखाना कि 1.8% कितना कम है, बहुत कम है। एक समय इंडिया का 25% शेयर हुआ करता था ग्लोबल एक्सपोर्ट में, ग्लोबल ट्रेड में, पता है आपको, अंग्रेजों के आने के पहले। मैन्युफैक्चरिंग में, अच्छा चाइना का ये लगभग चल रहा है 25-28%, जो हमारा 1.8% चल रहा है। मैन्युफैक्चरिंग में अभी हमारा कंट्रीब्यूशन जो जीडीपी में है वो 12% है, जबकि हमारा टारगेट है 25% का। 2047 तक हमारा टारगेट है, बताओ कोई कमेंट करके कितना टारगेट है 2047 तक, मैन्युफैक्चरिंग कितना कंट्रीब्यूट करे और ग्लोबल ट्रेड शेयर में हमारा क्या कंट्रीब्यूशन हो। तो वही मैं हाईलाइट करके आपको दे दिया, बार बार वही डेटा यूज कर रहे हैं ताकि आप रिवाइज कर सके। अब लगभग आधे से ज्यादा मैंने कर दिया है भाई, देख लेना, ठीक है, हिंदी अंग्रेजी दोनों में है। तुम्हें 10-15 मिनट से ज्यादा रिवाइज करने में नहीं लगेगा। जब ये आपको, ये तो डिजिटल बोर्ड की साइज में इसलिए पेजेस ज्यादा दिख रहा है, जब आप हिंदी अंग्रेजी सेपरेट हो जाएगा और नॉर्मल पीडीएफ आपको मिलेगा, 10 मिनट से ज्यादा लगेगा नहीं, एक बार देख लेना। थैंक यू सो मच, बताना कैसा है, प्रतिक्रिया आपकी अपेक्षित रहेगी। शुभ रात्रि।